नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड LT 2024 के यूनिट फर्स्ट के अंतिम टॉपिक पे हैं, जो कि है शिक्षा का वैश्वीकरण, निजीकरण, सार्वभौमिकरण एवं आधुनिकीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बात करते हैं शिक्षा का वैश्वीकरण। सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण से मतलब होता है कि जैसे भारत एक देश है, ऐसी पूरे विश्व में लगभग 200 से ज़्यादा देश हैं। तो शिक्षा का भारत की शिक्षा का उन देशों के साथ कैसे समन्वय स्थापित हुए, यहाँ की चीज़ें कैसे दूसरे देशों में जाए और वहाँ से चीज़ें हमारे वहाँ किस तरीके से आएँ, तो यही अपने आप में एक वैश्वीकरण होती है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, शैक्षिक वैश्वीकरण का अर्थ है शिक्षा के फैलाव एवं विस्तार से है। शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करना ही शैक्षिक वैश्वीकरण कहलाता है, यानी एक देश से दूसरे देश तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही अपने आप में वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा की संस्थाओं को अन्य देशों में स्थापित करने की योजना का निर्माण किया जाता है और शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक संगठन की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार शिक्षा के वैश्वीकरण द्वारा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरे देशों की जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो दूसरा देश अपने आप में ग्रहण कर लेता है, जिससे कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण सुधार होता है। इसी प्रकार वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यापार एवं बाजार का विस्तार भी होता है। तो अपने कार्य में अगर शिक्षा का वैश्वीकरण होगा तो इसमें आर्थिक क्रियाएं होंगी दोनों देशों के बीच में, जिससे कि देश की इकोनॉमी भी अपने आप में बढ़ती है और शिक्षा में जो है गुणवत्तापूर्वक परिवर्तन होते हैं। वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एंथनी गिंडेस ने किया था। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, तो वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी इसका दूसरा नाम कहा जाता है। इसके उद्देश्य क्या है वैश्वीकरण के, तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य आर्थिक समानता। तो वैश्वीकरण के द्वारा जो है आर्थिक समानता आती है, विकास के लिए नई साझेदारी होती है, क्योंकि दो देशों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ती है कि पूरा विश्व अपने आप में एक भाईचारे की जो भावना होती है वो बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन सही होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रगाढ़ता आती है वैश्विक शिक्षा में वैश्वीकरण के द्वारा भी। अब शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर बात करते हैं। तो नागरिकों के शैक्षिक जीवन स्तर में सुधार होता है। शिक्षा के विकास द्वारा औद्योगिक उन्नति होती है। शिक्षा में नई योजनाएं एवं प्रक्रियाएं आती हैं। शिक्षा में नई नई शिक्षण विधियों का आगमन होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक अगर मान लो हम एक विकसित देश की बात करते हैं और एक विकासशील देश की बात करते हैं, तो विकसित देशों में चीज़ें बहुत आगे एडवांस जो होती हैं, विकसित में वो चीज़ें प्रारंभिक स्टेज में होती है। अगर जैसे वैश्वीकरण हो जाता है तो डायरेक्टली जो एडवांस चीज़ें हैं और जो प्रक्रिया में हैं दोनों आपस में अगर मिलेंगी तो जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर जो है तुलनात्मक रूप से अच्छी शिक्षण विधियाँ आएंगी और उसमें शिक्षण पद्धति में सुधार होगा। इसी प्रकार वैश्विक विचार विमर्श द्वारा शिक्षा प्रारूप में परिवर्तन होता है। शैक्षिक सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया तेज होती है। शिक्षा संबंधी मुद्दों को सुलझाने में सहायता मिलती है। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का आगमन होता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए इसमें प्रयास होते हैं। अनेक भाषाओं का जो है आपस में अधिगम होता है, मेलजोल होता है, जिससे कि दूसरों की भाषा, दूसरे देशों की भाषा, संस्कृति और सभ्यता से रूबरू हुआ जाता है और उनका सम्मान बढ़ता है दोनों में। शिक्षा में वैश्विक शिक्षण तकनीकी का आगमन होता है। अब बात करते हैं सार्वभौमिकरण की। अब सार्वभौमिकरण क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन क्या है। तो विद्यालयी शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराने से, यानी सभी के लिए जो है विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध हो, यही सार्वभौमिकरण होता है शिक्षा का। विद्यालयी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यक्रम और योजनाएं हैं, जिनमें अनुच्छेद 45 भारतीय जो संविधान में अनुच्छेद 45 है, जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का भी वहाँ पर जो है आपको एक योजना देखी होगी, जो है शिक्षा नीति 1986 के बाद ये आई थी 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 जिसे डाइट भी कहते हैं, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील जिसे कहते हैं 1995 में आई थी, सर्व शिक्षा अभियान 2001,
अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2022 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में इसके लिए लाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे रमसा कहते हैं, 2009 में इसे लाया गया था। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में से लाया गया था। तो कहने का मतलब है सभी के लिए शिक्षा लाने के लिए जो है सरकारों द्वारा प्रयास किए गए हैं। तो ये लगभग भारत में 10 से 11 जो है यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिनमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, साक्षर भारत मिशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 और समग्र शिक्षा अभियान 2018 के द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई है। अब समग्र शिक्षा अभियान क्या जो 2018 में आया है, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक अम्ब्रेला योजना है। इस अम्ब्रेला योजना भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। यह एक एकीकृत योजना है जो केंद्र द्वारा पूर्व में चलाई गई योजनाओं का ही एक समग्र रूप है। यानी कि ये इस प्रकार की एक अम्ब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत जो इससे पहले शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं चल रही थी उन सभी का समावेश इसके अंतर्गत हुआ है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। इसी प्रकार समग्र शिक्षा 3 योजनाओं को अपने आप में क्या करती है, समाहित करती है, जिनमें पहला है रमसा, जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कहा जाता है, SSA सर्व शिक्षा अभियान, और तीसरा टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। यानी कि इन तीनों को अपने आप में समाहित करने वाली समग्र शिक्षा योजना है। इसी प्रकार भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के तहत इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की विद्यालय शिक्षा शामिल होती है या शामिल है। इसके उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य हैं और क्या लक्ष्य हैं, इस पर बात करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में सहायक है। SCERT और डाइट जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य और लक्ष्य है। वित्त पोषण कहाँ से होता है, फंडिंग जो है इसकी कहाँ से होती है, विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र प्रायोजित है। यानी कुल मिला के जो 100% केंद्र प्रायोजित है। पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच जो फंड की शेयरिंग है और 90:10 यानी 90 जो है यहाँ पर केंद्र सरकार देती है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और 10 राज्य सरकार देती है। और अन्य जो राज्य हैं उनमें 60-40 का रेशियो है, जिनमें 60% केंद्र देता है, 40% जो है यहाँ पर राज्य सरकारें देती है। जबकि पहला विधायिका जहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर 100% जो यहाँ पर वित्त का प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब निजीकरण की बात करते हैं। शिक्षा का निजीकरण क्या है, सिंपल सी बात है, प्राइवेट हाथों में अगर शिक्षा को दी जाता है तो यानी कि जो उसका संचालन है प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा, निजी हाथों में दिया जाएगा, तो शिक्षा का निजीकरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे जो है भारत में लगातार प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स खुल रहे हैं, कोचिंग खुल रहे हैं। तो ये सब अपने आप में एक शिक्षा का निजीकरण के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के स्वामित्व में परिवर्तन, अर्थात शिक्षा के सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व। यानी कि पहले जो काम शिक्षा देने का सरकार का है तो उसे अगर प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए तो वही शिक्षा का निजीकरण अपने आप में होता है। वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों इसमें नियम बना सकते हैं, परंतु इसके बाद भी सरकारें मिलकर भी संपूर्ण शिक्षा का वहन नहीं कर पाती हैं। इसी कारण पिछले कुछ सालों से उच्च शिक्षा को स्ववित्त पोषित यानी सेल्फ एश्योर्ड करने की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। इसी कारण सभी निजी संस्था को मान्यताएं दी जा रही। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए जो है आप चाहें तो आप अपना स्कूल भी खोल सकते हैं, अपना कॉलेज खोल सकते हैं, अपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और सरकार उन्हें मान्यता अपने आप में देती है। और वही मान्यता देती है जो उनके गवर्नमेंट स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, कोचिंग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनको जो है यहाँ पर मान्यताएँ दी जाती हैं। अब इसका गुण क्या है, निजीकरण का जो फायदा क्या है, शिक्षा के प्रसार में सहायक होता है, तेजी से शिक्षा लोगों तक पहुंचती है, कुछ हद तक बेरोजगारी को दूर करने में सहायक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलेंगे तो वहाँ पर जो है टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर 4th क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर क्लरिकल रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से कुछ हद तक बेरोजगारी दूर करने में सहायक भी होता है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार होता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइवेट में जो है अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती टीचर्स की, जबकि प्राइवेट में अकाउंटेबिलिटी दी जाती है टीचर्स को, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार इसके अंतर्गत हो जाता है।
सरकार के कार्यभार में कमी आ जाती है। सरकार शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर जो है अपने हाथ खड़े कर लेती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निजी हाथों में चली गई है। अब इसका दोष क्या है? शिक्षा अपने आप में व्यापार बन जाती है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भी एक समस्या। अब देखो, प्राइवेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अंग्रेजी माध्यम के हो जाते हैं। 90% से ज़्यादा स्कूल जो है अपने आप में अंग्रेजी माध्यम में, तो जिससे कि मातृभाषा की अवहेलना हो जाती है, स्थानीय भाषाओं की अवहेलना हो जाती है, और जो ग्लोबल लैंग्वेज शिक्षा अंग्रेजी है उसका वो जो है एक जो है आगे बढ़ते रहती है, और यहाँ की मातृभाषाएं जो हैं, राज्य भाषाएं जो हैं, स्थानीय भाषाएं, उनकी अवहेलना होती है। शिक्षा अपने आप में धीरे धीरे महंगी होती जाएगी, और इस वजह से जो है उच्च वर्ग तो आसानी से शिक्षा प्राप्त कर लेगा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, जबकि जो निचला तबका है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है, उनके लिए शिक्षा जो है, अच्छी शिक्षा मिलना जो है सुलभ नहीं हो पाएगा। और ये अपने आप में उच्च वर्ग के लिए ही उपयुक्त है शिक्षा का निजीकरण। अब बात करते हैं शिक्षा के आधुनिकीकरण में मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न कैसे बनेगी शिक्षा? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है आज का इंटरनेट का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, तो शिक्षा में अगर अलग अलग इंटरनेट का प्रयोग किया जाए, नई नई जो है युक्तियों का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, तो उसी को अपने आप में शिक्षा का आधुनिकीकरण कहेंगे। पुरानी जो ढर्रे से चल रही आ रही चीज़ें हैं, उनको अगर चेंज करके नए तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसी को शिक्षा का आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण प्रक्रिया का प्रयोग सर्वप्रथम पश्चिमी देशों में किया गया था। आधुनिकता का अर्थ क्या है? आधुनिक शब्द अंग्रेजी के मॉडर्न शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है प्रचलन या फैशन। अब देखो, शिक्षा के आधुनिकीकरण के द्वारा आपको पता है इसी का जो शिक्षा के आधुनिकीकरण का परिणाम है कि 10 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा भी अपने आप में अब धीरे धीरे जो है अपने आप में मॉडर्न होती जा रही है। अब इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत उच्च स्तर पर विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाती है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा तो दी जा रही है, जबकि उच्च शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं था। तो उच्च शिक्षा में अब जो है तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, और उसके लिए जो है मॉडर्न जो आधुनिक जो है तकनीकें हैं, आधुनिक इक्विपमेंट हैं, आधुनिक जो सामग्रियाँ हैं, TLM हैं, उन सब का उपयोग जो है यहाँ पर करने की बात की जा रही है। इसी प्रकार छात्रों को उच्च शिक्षा स्तर पर उनकी रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। छात्रों में शोध प्रवृत्ति विकसित की जाती है एवं उन्हें शोध सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं। जैसे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, PhD स्कॉलर्स होते हैं, जो शोध वाले होते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, आधुनिक प्रोजेक्ट है, उस पर जो है बच्चों को लगाया जाता है। तो यही अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते कदम है। इसी प्रकार शिक्षा में आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो शिक्षा में आधुनिकीकरण से तात्पर्य शिक्षा में हुए बदलाव से है, जो शैक्षिक क्रियाकलापों और बेहतर बनाता है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि शिक्षा में आधुनिकीकरण की ही देन है। जैसे आप देख रहे होंगे जो है पहले प्रोजेक्टर्स होते थे, प्रोजेक्टर के आधार पर जो है डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आए हैं, उनके माध्यम से जो है पढ़ाया जाता है। तो बहुत आसान, टीचर्स को भी आसानी हो जाती है और स्टूडेंट को भी उसमें आसानी हो जाती है। आधुनिकीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है, जो इसमें अब लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जिसका सीधा सीधा लाभ विद्यालय, स्कूल और बच्चों को मिलता है। इसी प्रकार आधुनिकीकरण से तात्पर्य केवल देश की भौतिक और संस्कृति में परिवर्तन लाना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के जीवन शैली, मूल व्यवस्था, विश्वास, शिक्षा आदि इत्यादि में परिवर्तन से भी होता है। इसमें बाधक तत्व के आधुनिकीकरण में सबसे बड़ा जो बाधक तत्व है जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या जैसे भारत जैसे देश में हो गई है कि यहाँ पर हर चीज़ को आधुनिक करके जो है सीधा सीधा लाभ जो है बच्चों तक, स्कूलों तक पहुँचाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा जो है धन लगेगा, तो जो है उतनी, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो धन की व्यवस्था होना भी जो है बहुत ही इसमें बड़ी चीज़ हो जाती है। इसी प्रकार निष्ठा और ईमानदारी की कमी भी आधुनिकीकरण में बाधक तत्व आते हैं। इसी प्रकार आधुनिकीकरण में शिक्षा का स्थान या भूमिका क्या है? ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है, सामाजिक परिवर्तन लाने में इसकी प्रबल भूमिका है, आर्थिक विकास में सहायक होता है, जीवन स्तर का उन्नयन होता है। जीवन स्तर जो है धीरे धीरे
ऊपर की ओर बढ़ता है। नियोजित आधुनिकीकरण हेतु जो है सुझाव भी इसमें मिलते रहते हैं या दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके माध्यम से हमने शिक्षा में जो LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है अपने आप में था, और साथ में सार्वभौमिकरण जो है, इन चीज़ों से संबंधित टॉपिक आज का था हमारा। और यूनिट फर्स्ट का ये अंतिम टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यूनिट फर्स्ट आपका जो है इन वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। यूनिट 2 हम जल्द ही शुरू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं तब तक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।